दोस्तों आज मैं आपको ना ETF का एक काला सच बताने वाला हूं, जो कि अगर आप ETF में इन्वेस्ट करते हैं तो इन बातों को जरूर ध्यान दीजिएगा। हमने कल एक वीडियो बनाया था SIP का काला सच, और वहां पर हमने SIP के बारे में समझाया था कि कैसे SIP अगर आप कर रहे हो और इस चीज़ को नहीं समझते हो तो आपके रिटर्न में बहुत ज़्यादा फर्क आ सकता है। और यहाँ पर मैंने वही बताया कि ETF का एक काला सच यह भी है, इससे आपको बचना चाहिए और इसको आपको जानना चाहिए कि ETF में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो किस तरीके से हमें इन्वेस्टमेंट हमें करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर जो भी चीज़ें यहाँ पे बताऊँगा ना, इसको आप प्रॉपर अगर समझोगे तो आपके ETF इन्वेस्टमेंट में, आप ETF में अगर इन्वेस्ट करो कोई बात नहीं, अच्छी बात है ETF में इन्वेस्ट करना। यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया बढ़िया ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आज आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो और अगर आपको आज ही विड्रॉल करना है तो आप आज ही विड्रॉल कर सकते हो, मतलब सेम डे में आपको NAV मिलती है, सेम डे में आप विड्रॉल कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें ETF में आसान होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ऐसी भी होती है जो कि आपके इन्वेस्टमेंट में आगे चलकर अगर आप समझते नहीं हो अभी तो बहुत ज़्यादा फायदा नहीं दे सकती, आपको नुकसान भी हो सकता है आपके गोल के अकॉर्डिंग। वो चीज़ें क्या है यहाँ पे हम समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एक एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपने यहाँ पे अपना 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। जरूरी नहीं कि 5,000 का आपने इन्वेस्टमेंट किया, आप 5,000, 10,000, 1,000, 2,000 जो भी आप कर रहे हैं अपने क्षमता के अनुसार। जैसे कहा जाता है कि अगर आप SIP कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अपनी इनकम का 20% आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि अगर आपने यहाँ पे अपना 5,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट शुरू किया, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पे आपने जो अपना टाइम हॉराइजन चुना, ये आपने चुन लिया कि भाई मुझे 20 साल तक जमा करना है। बहुत ही बढ़िया बात है, आपने लंबे समय का टाइम हॉराइजन भी चुना, आपने इन्वेस्टमेंट भी अपना यहाँ पे डिसेंट अमाउंट चुन लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि अमूमन यहाँ पे 15% का हाइपोथेटिकल रिटर्न, हम यहाँ पर गारंटी नहीं कह सकते क्योंकि मार्केट का रिस्क हमेशा शामिल होता है। तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि अगर हमें ऐसा मिलता है, कोई कंफर्म नहीं है, अगर ऐसा मिल जाए तो क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे दोस्तों आपने 2026 में इन्वेस्टमेंट शुरू किया, आपने गोल बनाया कि भाई मुझे यहाँ पे 1 CR की वैल्यू तक पहुँचना है अगले 20 साल में। अगर हम मान लेते हैं हमें 15% का हाइपोथेटिकल रिटर्न इलस्ट्रेशन ओनली देखने को मिला अगर, तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो हमारा जाता है ये लगभग 12 लाख के आसपास में जाता है। अच्छा, यहाँ पर अभी बहुत सारे लोग ये भी कंफ्यूज होंगे कि क्या ETF में भी SIP होती है। जी हाँ दोस्तों, ETF में भी SIP होती है। अगर आप SIP में इन्वेस्ट करें, ETF में अगर आप इन्वेस्ट करें तो चाहे आप SIP के थ्रू करें, चाहे आप वन टाइम में इन्वेस्ट करें। ठीक है, अभी तक बहुत सारे लोगों को ETF में SIP के बारे में नहीं पता है, लेकिन लोग करना चाहते हैं तो मैं उनको बता दूं कि ETF में SIP होती है। लेकिन इस SIP को करने के पीछे आपको क्या दिमाग लगाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो आगे चलकर आपके जो रिटर्न है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट मिले, या फिर यूँ कहूँ कि जो आपने गोल के लिए अपना अमाउंट इकट्ठा करना चाह रहे हैं वो आपका इकट्ठा हो पाए। देखिए हम मान लेते हैं यहाँ पर आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया 12 लाख रुपए, ठीक है, इस टाइम हॉराइजन के दौरान में। अब दोस्तों अगर हमें ये रिटर्न देखने को मिलता है तो हमारे पास लगभग टोटल वैल्यू के तौर पे लगभग 66 लाख के आसपास हमारी पहुंच सकती है अगर यही रेट ऑफ रिटर्न हमें मिल जाता है। और यहाँ पर हमने वेल्थ कितना गेन किया, लगभग 54 लाख के आसपास हमने यहाँ पर वेल्थ बना लिया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको चाहिए 1 CR, तो यहाँ पे आपका इस रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से तो यहाँ पर संभव नहीं हो पाया। आपने सोचा कि भाई मेरे पास तो अभी और समय है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा और समय तक इन्वेस्ट करूँ, 5 साल 10 साल और इन्वेस्टमेंट बढ़ा दूँ अपना। अगर आप ये करते हो, आपने मान लेते हैं 10 साल समय बढ़ाया और आपका यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया 18 लाख के आसपास, बड़ी अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया। एंड यहाँ पर आपका टोटल वैल्यू जो आया 2.8 CR इस रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से इलस्ट्रेशन ओनली पहुंचा, अगर हमें ये रेट ऑफ रिटर्न देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर सवाल क्या उठता है, हमने यहाँ पर अपना 30 साल का समय दे दिया, हमने 30 साल का अपने यहाँ पे समय दिया और हमने यहाँ पर 2.8 CR तक अपनी वैल्यू बना ली, हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था। अब दोस्तों बन तो गई हमारी वैल्यू, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ समझने वाली बात यह है, आज आप जो चीज़ 100 रुपये में खरीद रहे हो, आने वाले 30 साल में उस चीज़ को खरीदने के लिए आपको कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा। ये सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ, अगर आप इसका जवाब दे पाए तो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, आपका जवाब मैं देखना चाहूँगा। अगर आप कोई चीज़ आज 1,000 की खरीद रहे हो, आने वाले 30 साल में उस चीज़ को खरीदने के लिए आपको कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा। और यही होती है दोस्तों यहाँ पर इन्फ्लेशन। अब जैसे कि मान लेते हैं आपने ये अमाउंट 20 साल में गेन किया था, और अगर हम 6% ही महंगाई मान लेते हैं, जबकि महंगाई इससे ज़्यादा है,
अगर आप कोई सामान आज खरीद रहे हो, या फिर मान लेते हैं अगर आप कोई सामान 5 साल पहले खरीद रहे थे 1000 में, वही सामान खरीदने के लिए आज कम से कम 1200-1500 आपको देने पड़ रहे हैं उसी क्वालिटी का सामान। तो महंगाई 6% ऑन एन एवरेज, जो गवर्नमेंट का डेटा है इसके हिसाब से हम मान के चल रहे हैं अगर, तो भाई इसी पैसे जो हमने यहाँ पे वैल्यू हमारे यहाँ पे दिख रही है 66 लाख के आसपास, इसकी वैल्यू उस समय इसकी परचेजिंग पावर सिर्फ 32 लाख के आसपास में होगी। मतलब जितना पैसा आपके पास आज 32 लाख में जो सामान आप खरीद पाओगे, उतना ही सामान खरीदने के लिए आपको 20 साल बाद लगभग 66 लाख यानी 66 लाख आपके पास होने चाहिए, यानी वैल्यू इसकी आधा हो गई। अब अगर कोई सिंपल ETF में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको कैसे यहाँ पर लॉस समझ में आ सकता है, अभी आगे आपको बताऊंगा। देखिए अब यहाँ पर जो हमने, अगर आपने यहाँ पे 30 साल तक अपना समय दे दिया और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपने किया और आपने 2.8 CR तक की वैल्यू अचीव कर लिया, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई आपने यहाँ पे लगभग 3 CR के आसपास वैल्यू बनाया है, लेकिन इसकी वैल्यू एक्चुअल में परचेसिंग पावर उस पैसे की कितना होगी, ये होगी 85 लाख के आसपास। मतलब जितना पैसा आज आप 85 लाख में जितना सामान खरीद पाओगे, 85 लाख अगर आपके पास में है, जो प्लॉट, जो घर, जो शादी या फिर जो भी कुछ आप करना चाहते हैं, जितना आज 85 लाख में आप कर पाएंगे, 30 साल बाद उसी को करने के लिए सिर्फ एक गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से हमारे पास लगभग 2.8 CR उस समय के हिसाब से होने चाहिए। अब आप सोचिए कि आपके पैसे जो इन्वेस्ट करें उसकी परचेसिंग पावर कहाँ पे जा रही है, इसको सही कैसे करना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अगर 6% महंगाई बढ़ रही है ना, तो 6% हम यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को जोड़ेंगे। और आप कहोगे जी ये बताओ, हमारे पास पैसे तो वैसे ही नहीं बचते, बहुत ही मुश्किल से काट कपट के जमा कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छी बात है, अगर आप इतना ही इन्वेस्ट करते रहेंगे तो भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो आप गोल बना रहे हैं कि मेरे पास 1 CR 2 CR इकट्ठा हो जाएगा, मैं और कोई काम कर पाऊंगा मैं इतने पैसे में, तो आज की वैल्यू के हिसाब से आप सोच के मत चलिएगा, क्योंकि आने वाले समय में अगर हम गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से ही महंगाई जोड़ें तो भी हमारे पैसे की वैल्यू कम हो रही है। और इसको अगर हमें बनाए रखना है तो जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसी तरीके से हमारे अमाउंट का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। उतना ही % बढ़ाएं, लेकिन बढ़ाएं, तब जाके हम उस वैल्यू तक सर्वाइव कर पाएंगे। आपकी सैलरी बढ़ती है, आपके खर्चे भी बढ़ते हैं, आपकी बिजनेस बढ़ती है, आपके खर्चे भी बढ़ते हैं, तो सब मिलाकर चीज़ें इक्वल चल रही हैं। थोड़ा सा अगर हम प्रयास करेंगे तो कर पाएंगे, जिसकी वजह से फ्यूचर में जो वैल्यू हम चाहते हैं वो अचीव कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे अगर हमने 20 साल तक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपना किया, 5000 प्लस 6% हर साल इसे बढ़ाएंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट 22 लाख के आसपास आ रहा है, एस्टिमेटेड 72 लाख के आसपास, एंड टोटल वैल्यू हमारे पास 94 लाख के आसपास आ रही है। फिर जाके अगर हमारे पास 94 लाख की वैल्यू आई, तब जाके हम इस वैल्यू तक के सामान को खरीद पाएंगे उस समय। और यहीं पे अगर हमने 30 साल तक इन्वेस्टमेंट ऐसे बरकरार रखा और यहाँ पर हम स्टेप अप या फिर टॉप अप करते गए, तो यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 47 लाख के आसपास पहुंचेगा। एंड एस्टिमेटेड रिटर्न अगर ऐसे ही मिलता रहा, रिटर्न ये कोई कंफर्म नहीं है, हमें 3.8 CR के आसपास, यानी टोटल वैल्यू हमारे पास 4.35 लाख के आसपास होगी। तब जाके हमारे इस पैसे की वैल्यू परचेसिंग पावर 2.8 CR या फिर 2 CR 2.5 CR के आसपास हमारी हो पाएगी। अब सवाल ये उठता है, क्या ETF में हमें स्टेप अप करने का ऑप्शन मिल पाता है? दोस्तों ऐसा तो मुझे अभी तक नहीं दिखा कि ETF में आप स्टेप अप कर पाओ। हाँ, जिस ETF में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, SIP कर रहे हो, उसमें आप मैनुअली चाहो तो यहाँ पे डाल पाओ, ठीक है, मैनुअली आप बढ़ा के डालना चाहो तो डाल पाओ, ये हो सकता है। यहाँ पर आपको अगर मेरे हिसाब से ETF इसी थोड़ा सा भी अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में ये ऑप्शन आ जाता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो और आपने स्टेप अप चुन लिया, तो आपको उसी % में अगले साल आपको अमाउंट आपका कट के इन्वेस्ट होगा। लेकिन ETF में हमारे हिसाब से अभी तक तो ऐसी सुविधा नहीं मिली है। अगर आपने ETF में ऐसा इन्वेस्टमेंट देखा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे हिसाब से ETF का यही काला सच है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे स्टेप अप नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट करते चले गए तो आगे चलकर जो आपने गोल अपना सेट किया था कि मुझे इतना पैसा बन सकता है, ये बनना मुश्किल हो सकता है।
आपके गोल के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो आई होप आज के इस वीडियो से आपको क्लियर हो पाया होगा कि आपको ETF में इन्वेस्टमेंट करने से पहले किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इनफैक्ट ETF ही नहीं, SIP में आप इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड की, तो भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी पैसों की परचेसिंग पावर बरकरार रहे। ठीक है, मतलब जितने में आज जो सामान खरीद पा रहे हैं उतने में वो सामान हम खरीद पाए, इतना वैल्यू हम इकट्ठा कर लें। सो आई होप आज की इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो SIP करते हो। बहुत खुश होते हैं भाई मैंने SIP कर रखी है, मेरे पैसे जुड़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन पैसे की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए, तो इसीलिए स्टेप अप करके इन्वेस्ट करना चाहिए। ये वीडियो उनके पास जरूर शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड और रिलेटिव के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट में इस वीडियो की राय जरूर दीजिएगा। सो आई होप आपकी वीडियो पसंद आएगी। और अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं कि मुझे मेरे पैसे पे रिस्क नहीं चाहिए, तो यहाँ पर एक वीडियो दिख रही है ना, इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो देखिए। मैंने यहाँ पर डिटेल में समझाया है कि आप सेफ इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर सकते हैं। इस वीडियो पे क्लिक कीजिए, मिलते हैं आपको इसी वीडियो में। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।